हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम जितेंद्र शुक्ला है। आज हम बात करेंगे ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में। ट्रांजिशन मेटल के बारे में हम पहले स्टडी कर चुके हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके रिडक्शन ऑफ पोटेंशियल के बारे में, उसके वेरिएशन के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है पिछला वीडियो तो यहाँ आई बटन पर लिंक दिया हुआ है, उसको देखने की कोशिश करिए तो आपको ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ऑक्साइड की अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा, ये जो मान लीजिए अगर मैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, इस तरह से क्रोमियम, मैंगनीज, ये 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। कॉपर और यहाँ आता है जिंक, ये 3D सीरीज है। आप इसमें से देखेंगे 3D सीरीज में लेफ्ट से राइट जाने पर इनका इस तरह का ऑक्साइड ये बनाते हैं। मैं एग्जाम्पल लेने की कोशिश करता हूँ, जैसे CrO है, MnO है, ये ना Sc, मतलब ये सब ऑक्साइड्स हैं। तो देखिएगा ये कई तरह का ऑक्साइड बनाते हैं। अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इनके ऑक्साइड का क्या होता है, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस। ध्यान रखेंगे, लेफ्ट से राइट, ऑन मूविंग, ये पहला पॉइंट लिख लेंगे, ऑन मूविंग लेफ्ट टू, यहाँ मैं लिख देता हूँ लेफ्ट टू राइट जाने पर ये क्या हो रहा है, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड जनरली इंक्रीजेस। अच्छा, और एक चीज़ देखेंगे, अब मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पर दे दिया Cr2O3 दे दिया यहाँ पर, और यहाँ पर दे दिया मैंने क्या दे दिया यार, CrO3, ये ऑक्साइड है। तो इनमें से देखिएगा ये कैसा होता है, ये ऑक्साइड कैसे होते हैं, ये ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। इसकी अपेक्षा ये एसिडिक है, लेकिन इन दोनों की अपेक्षा ये कैसा है, तो ये कैसा है यार, ये बेसिक है। ये पूरे दोनों बेसिक हैं। आप समझिएगा, यहाँ पर भी इसके कुछ ऑक्साइड आप लिख सकते हैं, MnO2 हो सकता है, यहाँ पर Mn2O7 हो सकता है, इस तरह से। तो देखिएगा, आप समझने की कोशिश करिए, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। वैसे हमने पढ़ा है मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, ये बेसिक होता है। और एक नया पॉइंट यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे कि मेटल्स ट्रांजिशन मेटल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट्स, आर एसिडिक इन नेचर। ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में जब होते हैं तो ज़्यादा एसिडिक हुआ। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से इन मैग्नीज यहाँ कौन स्टेट में है, +2 में है, और यहाँ पर कौन से में है, +7 में है। बिल्कुल, तो यहाँ कैसा होगा, यहाँ होगा ये एसिडिक, ये कैसा होगा, मोर बेसिक। इन दोनों के बीच में जो आता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 2 2 या 4, यहाँ क्या हो जाएगा +4। तो ये कैसा होगा, ये होते हैं जनरली एम्फोटेरिक, मतलब क्या होता है, एसिड बेस दोनों की तरह रिएक्शन करते हैं, मतलब इट कैन रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस। बिल्कुल। और एक बात देखेंगे कि क्या कि अगर आपसे कंपेयर करवाएं CrO और CrO3 में से कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो एसिडिक का मतलब क्या होगा कि दे बिहेव एज लुईस एसिड। सर क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 है, और +6 में क्या होगा टेंडेंसी, इसमें पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो एसिडिक क्यों होते हैं, तो आप इसका आंसर लिखेंगे लुईस एसिड होते हैं। कैसे होते हैं, लुईस एसिड। और ये बेस कैसे होते हैं, लुईस बेस, या पानी से रिएक्शन करते हैं ये लोग। तो आप समझने की कोशिश करेंगे, मेटल एसिडिक नहीं हो सकते हैं, मेटल ऑक्साइड एसिडिक नहीं हो सकता है। कौन सा एसिडिक होता है, लुईस एसिडिक हो सकता है। लुईस एसिड क्या होता है, द सब्सटेंस विच इज रेडी टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उस हिसाब से ये इसके कंपेरिजन में ये वाला एसिडिक होगा, इसके कंपेरिजन में ये वाला एसिडिक होगा। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, इसके कुछ स्पेशल आयन के बारे में, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। ये कैसे टूटता है आप देखने की कोशिश करें। यहाँ पर ये K+ आयन देगा और क्या देगा, ये देगा Cr2O7 2- को कहा करते हैं डाइक्रोमेट आयन कहते हैं, और इसको कहा जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं, इसको। और एक ख़ास बात है, इसे ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होता है। आप देखिए यहाँ पर इसकी ख़ास बात क्या है। ऐसे तो बहुत सारे सॉल्ट बनते हैं इसके, है ना, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्ट है। इसका क्यों सर, इसकी खास बात क्या है, देखिए क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट कितना है यहाँ पर
+6 है। और मैंने आपसे कहा था कि किसी भी एलिमेंट का, ट्रांजिशन एलिमेंट का, जब उसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, थोड़ा स्ट्रांग एसिडिक की तरह बिहेव करेगा। एसिडिक की तरह मतलब क्या होता है, दैट इज इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेता है उसको और एक नाम देते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में एक डेफिनेशन और भी है कि द सब्सटेंस विच गेन्स इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो यहाँ पर इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये क्या करेगा, ये लोअर में जाने की कोशिश करेगा और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ऐसे ही आप देखेंगे किस तरह का कंपाउंड है, एक कंपाउंड और भी है KMnO4। तो आप देखिएगा यहाँ पर मैंगनीज का ऑक्सीजन स्टेट निकालिए, X ले लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा +1, यहाँ पर +X और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 है, तो यहाँ पर 4 2 जा -8 = 0। यहाँ पर X की वैल्यू क्या आएगी, +7 आती है। तो यहाँ पर मैंगनीज का ऑक्सीजन स्टेट कितना है, +7 है। तो देखिएगा मैंगनीज 7th ग्रुप को बिलोंग करता है। किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। टेक केयर, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीजन स्टेट उसके ग्रुप नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अच्छा, और एक चीज़ देखेंगे आप, क्या देखेंगे इसमें कि यहाँ पर मैंगनीज +7 में है तो ये इलेक्ट्रॉन ले करके अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट Mn2+ या Mn4+ या MnO4 इस तरह का, ये +6 है, ये 2-3 तरह कंपाउंड है जिसमें जाने की कोशिश करता है। तो ये क्या करेगा, +7 से +2 में जा रहा है, मतलब इस प्रोसेस में इसको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ से अगर यहाँ जाता है तो यहाँ इसको कितने चाहिए, कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए। अगर यहाँ से यहाँ जाता है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इन सब के सब प्रोसेस में ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। और इलेक्ट्रॉन लेने वाले को क्या कहते हैं, दैट इज गेनर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहा करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप ध्यान रखेंगे कोई भी एलिमेंट आप अगर अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, है ना। आप देखेंगे यहाँ पर K+ है और Cr2O7 है। आप देखेंगे कि Cr यहाँ पर एक किसी स्टेट में है, +6 स्टेट में है। अब ये भी क्या करता है, ये क्या करेगा, K2Cr2O7 क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन लेकर के, इसका स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट +3 भी होता है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ जाने की कोशिश करेगा। तो आप समझ रहे होंगे। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बहुत ही अच्छा, ये सब हम एक्सप्लेन करके हम क्या बताना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं क्या कि हम ये बताना चाहते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ही स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, अपना कलर भी चेंज कर लेता है ये। और एक खास बात है, चलिए देखते हैं कि किस तरह का इसका प्रिपरेशन है और प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसका प्रिपरेशन का रिएक्शन करके भी आता है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे आप। इसको सबसे पहले क्रोमाइट ओर से बनाया जाता है। क्रोमाइट ओर का फार्मूला होता है CrO.Fe2O3। आप समझने की कोशिश करेंगे, इसके फार्मूले को, इसको कहते हैं क्रोमाइट ओर कहते हैं, CHROMITE, क्रोमाइट ओर। इसका फार्मूला CrFe, इसी को जोड़ दीजिए, CrFe2 हो जाएगा। इन दोनों को इकट्ठा, ये क्रोमाइट ओर ये है एक्चुअली, इसको कहते हैं क्रोमाइट ओर। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, CrFe2 लिख सकते हैं, ऐड कर दीजिए, और एक O इसका, एक स्थिन इसके, यहाँ क्या हो जाता है Fe2O4 भी लिखा जाता है। इसको भी क्रोमाइट ओर का फार्मूला ये भी है, एक्चुअल फार्मूला ये होता है, और ऐसे भी लिखा जा सकता है। आप देखेंगे जब हम इसको किससे ट्रीट करते हैं, जब हम इसको ट्रीट करते हैं किसी सोडियम कार्बोनेट से, सोडियम कार्बोनेट बेसिक हुआ करता है बेसिक मीडियम में, और और इसको रोस्टिंग करते हैं ऑक्सीजन के साथ में, तब ये क्या बन जाता है, तब ये बन जाता है सोडियम क्रोमेट, CrO4, सोडियम क्रोमेट। और आपसे बताऊं मैं, ये एक ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है, ऑरेंज, इसका कलर ऑरेंज होता है, इसका नाम होता है सोडियम क्रोमेट कहते हैं। और अगर इसको H2SO4 से ट्रीट कर दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, Na2Cr2O7, इसको कहते हैं सोडियम डाइक्रोमेट कहते हैं, है ना। सोडियम डाइक्रोमेट H2, एसिडिक मीडियम कुछ भी दे दे H+ तो हो जाए। तो यहाँ मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ कि अगर इसको KCl से ट्रीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, तब ये बन जाएगा K2
Cr2O7, इसको कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। इसका इक्वेशन आप यहाँ से ऐसे लिख लीजिएगा। इसका इक्वेशन भी लिख सकते हैं कि क्रोमाइट ओर कैसे लिखेंगे, क्रोमाइट ओर को व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम कार्बोनेट विद O2 बन जाता है सोडियम क्रोमेट कहते हैं। फर्दर उसको एसिडिक से ट्रीट करते हैं तो सोडियम डाइक्रोमेट बन जाएगा, और फर्दर KCl से ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और प्लस क्या बनेगा, Na इसको डिस्प्लेस कर देगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, K2Cr2O7 बन जाएगा, और यहाँ क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा। लेकिन हमारे काम का ये है। चलिए तो इसको क्रिस्टलाइजेशन मेथड से अलग कर लेते हैं। तो ये तो बात हो गई प्रिपरेशन की। आप इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे अपने से कि कैसे लिखा जा सकता है। अब एक खास बात देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट आयन है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट या कोई भी डाइक्रोमेट आयन की मैं बात करता हूँ। डाइक्रोमेट आयन सबसे पहले मैं यहाँ पर समझने की कोशिश करता हूँ। Cr2O7 2- ऐसा हम लोगों ने यहाँ लिखा है। पोटेशियम डाइक्रोमेट हो चाहे सोडियम डाइक्रोमेट हो, अगर सोडियम होगा तो यहाँ का Na+ और डाइक्रोमेट आयन बनेगा। आप देखेंगे Cr2O7 2- है, और जब इसको हम लोग किसी बेसिक मीडियम में डाल देंगे, अगर NaOH या KOH कुछ भी बेस थोड़ा सा डाल दीजिए, कोई कार्बोनेट का बेस, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, कोई भी बेस आप लाइट बेस भी ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाता है, तब ये बन जाता है CrO4 2- और यहाँ बाहर क्या निकल जाता है यार, H2O निकल जाता है। तो आप समझ रहे होंगे। अब देखिएगा इसका पहचान क्या है कि ये जो डाइक्रोमेट आयन होता है इसको कहते हैं डाइक्रोमेट आयन, और ये ऑरेंज कलर का होता है ना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ऐसा। और इसको कहते हैं क्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन सोडियम पोटेशियम कुछ भी मेटल आप लगा सकते हैं, क्रोमेट आयन के नाम से जाना है। ये येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है। आप कैसे पहचानेंगे, देखिएगा आपको एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। जैसे Cr2O7 2- है, ज़्यादा ऑक्सीजन है तो ये ऑरेंज कलर का है, ऐसा भी ट्रिक याद रख सकते हैं। वैसे लैब में आप इसका एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, लैब में देखने की कोशिश करिएगा कि डाइक्रोमेट आयन ऑरेंज कलर का होता है क्योंकि ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा डाइक्रोमेट, और क्रोमेट में जो ये ऑरेंज नहीं है तो क्या होगा, येलो होगा। दो ही तरह के ऑक्साइड इसके ज़्यादा होते हैं। एक खास बात देखिएगा इसमें क्या है, ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, ये और ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल है। ये पहला एग्जाम्पल है। अगर इसको मैं उल्टा कर दूँ, मतलब मैं CrO4 2- में थोड़ा सा एसिड डाल दूँ H+, इसको क्रोमेट आयन के नाम से जाना जाता है, क्रोमेट कहते हैं, क्रोमेट आयन है ये, है ना। अगर इसमें थोड़ा सा एसिड डाल देंगे, कोई सा भी एसिड, तो ये क्या बन जाएगा, तब ये बन जाता है Cr2O7 2- और यहाँ पर H2O बाहर निकल जाता है। आप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी मैं वही किया, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा था सोडियम क्रोमेट, इसको क्या कहते हैं, सोडियम क्रोमेट कहते हैं। देखिएगा सोडियम क्रोमेट है, H2SO4 डाल दिया तो क्या बन गया, सोडियम डाइक्रोमेट बन गया। मतलब देखिएगा क्रोमेट से डाइक्रोमेट बन रहा है, कब, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। क्रोमेट बिकम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम। याद रखें क्या, क्रोमेट बिकम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम। मेरे साथ बोलिए, क्रोमेट बिकम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, क्रोमेट बिकम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम। अब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डाइक्रोमेट आयन। अब आप देखिएगा ये कैसा होता है सर, ये होता है येलो कलर का, कम ऑक्सीजन है, और ये कैसा होता है, ये होता है ऑरेंज कलर का। अब एक खास बात देखिएगा ध्यान से, क्या कि इन दोनों ही स्टेट में अगर इसका ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं तो क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट कितना है इसमें, देखिएगा 4 2 8, उधर जाएगा क्या जाएगा, यहाँ आता है +6, यहाँ क्या होगा +6। मतलब दोनों ही कंडीशन में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट वही है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, +6 है और +6 है। मतलब यहाँ पर क्या ये कोई जो मैं रिएक्शन लिखा हूँ, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, बिल्कुल नहीं है। ये कलर चेंज हो रही है, बट इट इज़ नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। एक और बात, डाइक्रोमेट आयन को जब बेसिक मीडियम में डालते हैं तो ये अपना कलर चेंज कर लेता है और क्रोमेट में चला जाता है। तो आप यहाँ पर एक लाइन में लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि डाइक्रोमेट आयन इज अनस्टेबल इन बेसिक मीडियम एंड अंडरगोज क्रोमेट आयन। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, क्या लिखेंगे कि डाइक्रोमेट आयन इज स्टेबल इन डाइक्रोमेट आयन इज स्टेबल। कहाँ स्टेबल है ये, स्टेबल इन एसिडिक मीडियम, है ना। कई बार इसके क्वेश्चन आया करते हैं कि पीएच वैल्यू को चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिएगा डाइक्रोमेट आयन हायर पीएच में, मतलब पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा हो तो क्रोमेट आयन बन जाया करता है। और क्रोमेट आयन को अगर हम एसिडिक मीडियम दे दें या लोअर पीएच वैल्यू दे दें 7 से कम का, तो क्या बन जाता है वो डाइक्रोमेट आयन। तो इट इज़ द इफेक्ट ऑफ
कलर इन द क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो कलर होता है आप देखेंगे Cr का क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है यार, याद करिए 3d5 4s1 होता है। अगर Cr+6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो क्या हो जाएगा, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, 3d0 और 4s 0 है। तो यहाँ पर तो d सबसेल में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो फिर dd ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा। तो डाइक्रोमेट और क्रोमेट और डाइक्रोमेट या ये सब आयन दे आर कलर्ड, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ dd ट्रांजिशन। ये कलर्ड क्यों होते हैं, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। तो यहाँ पर हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, इसको पहले मिटा देता हूँ मैं। Cr2O72- इज colored ड्यू टू क्या है, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम कहाँ यार, ऑक्सीजन टू क्रोमियम आयन। कैसे होता है, इन दोनों का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं, क्रोमेट और डाइक्रोमेट। आप देखेंगे ये जो क्रोमेट का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है, 4 ऑक्सीजन टेट्राहेड्रली इसमें अरेंज होते हैं, है ना। इसमें किसी 2 में निगेटिव चार्ज हुआ करता है। तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है यार, ये इसको कहा करते हैं CHROMAT, क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर। कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, इसके चारों बॉन्ड लेंथ बराबर होते हैं, है ना। तो आप इस स्ट्रक्चर को इस तरह से भी बना सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ में चारों बॉन्ड लेंथ बराबर क्यों होंगे, देखिएगा जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो रेजोनेंस ये स्टेबलाइज। तो कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्रोमेट आयन में CRO बॉन्ड लेंथ, क्या चारों बॉन्ड लेंथ इक्वल होती हैं या नहीं होती हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल CrO4 में CrO4, मैं यहाँ पर किसकी बात मैं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ बनाया किसको है, मैंने यहाँ बनाया है क्रोमेट को, CrO4 2 माइनस को बनाया है। आप देखेंगे इसका जो स्ट्रक्चर है ये बताता है कि इसमें बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगी, है ना। क्यों सर, क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस। अच्छा, इसका भी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि कलर्ड क्यों होते हैं, तो देखिएगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब इसमें जाता है तो यहाँ से चार्ज ट्रांसफर होता है। तो चार्ज ट्रांसफर के कारण, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट आयंस आर कलर्ड। ये डाइक्रोमेट आयन, मैंने क्रोमेट आयन के बारे में डिस्कस किया है। डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, इसको मिटाता हूँ। डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर देखिएगा Cr2 है, दो Cr2 हैं इसमें। तो क्या होगा, ये देखिएगा ऑक्सीजन यहाँ पर ज़्यादा है, क्रोमियम कम है, और ऑक्सीजन इवन नंबर में नहीं है, ऑड नंबर में है, मतलब इक्वल नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्रोमियम में से लगा देता हूँ, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक ऑक्सीजन ब्रिज का काम करेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन। आप इसमें देखेंगे क्या स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से एक बार आ चुका है, इन्हें पूछा करते हैं, क्या पूछते हैं कि देखिएगा इसमें CR बॉन्ड है, ये तो ऑक्सीजन अलग है। एक बार क्वेश्चन आया था ऐसा कि हाउ मैनी CRO बॉन्ड्स आर इक्वल लेंथ, CRO बॉन्ड आर इक्वल लेंथ, किसमें CRO बॉन्ड इक्वल बॉन्ड लेंथ होगा, इक्वल लेंथ, इसमें से कितने CRO बॉन्ड ऐसे हैं जिनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल है। तो आप देखेंगे ये वाला CRO बॉन्ड तो हमेशा इक्वल ही रहे, क्या होगा, ये वाला तो CRO अलग होगा, लेकिन यहाँ इस CR और O के बीच का बॉन्ड और CRO के बीच का बॉन्ड लेंथ अलग होगा। क्यों सर, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड तो अलग होगा। लेकिन देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 बॉन्ड डबल बॉन्ड में है और 2 बॉन्ड सिंगल में दिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर रेजोनेंस के कारण ये यहाँ जाएगा और यहाँ हो जाएगा, तो ये 3 और ये 3 बॉन्ड लेंथ यहाँ भी ऐसे होगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा निगेटिव चार्ज और ये यहाँ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कितने CrO6 बॉन्ड ऐसे होंगे, क्वेश्चन बनाइएगा कि हाउ मैनी CrO bonds in the dichromate ion which has equal bond length. So the answer is 1 2 3 4 5 6 CrO bond have equal bond length, ऐसा आप लोग लिख लेंगे। आप देखेंगे कि ये वाला तो अलग होगा, तो ये कई बार क्वेश्चन आया करता है, ध्यान रखेंगे। तो डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर हो गया, 2 निगेटिव चार्ज हुआ करते हैं, बस सिंपली ऐसे ड्रॉ कर लेंगे इसको। ये डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर है, कई बार एग्जाम में आया है, तो आप ऐसे इसको बना लेंगे। अच्छा, ये कौन सा कलर का होता है, तो ये ऑरेंज कलर का हुआ करता है। चलिए आगे पढ़ते हैं इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में, इसके केमिकल रिएक्शन के बारे में। चलिए, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ K2Cr2
O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑक्सीडाइजिंग नेचर पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसको हमने अभी पढ़ा था कि इसको तोड़ेंगे तो K+ बन जाएगा और Cr2O7 बन जाता है, 2 माइनस है तो आप यहाँ पर 2K+ आयन देगा। आप समझेंगे हालांकि एक और कंपाउंड होता है सोडियम डाइक्रोमेट, है ना, ये भी किस में टूटता है, ये 2Na+ में टूटता है, लेकिन इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और इसको बोलते हैं सोडियम डाइक्रोमेट। इसका यूज हम लोग इट इज़ नॉट यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका यूज नहीं करते हैं। और एजेंट एंड इन टाइट्रेशन में इसका यूज स्पेशली नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते सर? क्योंकि क्या होता है, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होगा, एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और फिर अगर आपने इसका वेट तोला है, अगर ये 10 ग्राम है तो वेट करते करते वेइंग करते करते इसका वेट बढ़ जाएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कारण, बहुत ही हाइग्रोस्कोपिक होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि इट इज़ नॉट यूज्ड इन द टाइट्रेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम तो करेगा लेकिन स्पेशली ये टाइट्रेशन में यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज ऑफ इट्स हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। इसीलिए हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट को यूज करते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं इसको। चलिए इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। जब क्रोमियम डाइक्रोमेट आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये कोई इसको इलेक्ट्रॉन देगा, चूँकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा और ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है Cr3+ आयन। चलिए इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। बैलेंस करने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, ये Cr2 है और यहाँ पर 2 Cr है, यहाँ पर एक ही है तो यहाँ पर मैं कोएफिशिएंट लगा देता हूँ। अब एक क्रोमियम का +6 चार्ज है, यहाँ कितना चार्ज है, +3 है, तो एक क्रोमियम का +3 चार्ज क्यों आ गया? क्योंकि इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन लिया है। एक क्रोमियम को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 क्रोमियम को कितना चाहिए सर? बिल्कुल 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए। अच्छा, अब आगे क्या करना है सर? ध्यान से देखिएगा क्या है, टू बैलेंस ऑक्सीजन नेक्स्ट स्टेप है। बैलेंस ऑक्सीजन करने के लिए क्या करते हैं? यस, यहाँ पर हाउ मेनी ऑक्सीजन 7 है, यहाँ कितने है ही नहीं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने का नियम ये होता है कि आप H2O लगा दीजिए। कितने H2O लगाइए? जितने ऑक्सीजन आपको चाहिए। अब हाइड्रोजन को हमने कहा ऑक्सीजन को बैलेंस करने क्या करते हैं कि जितने ऑक्सीजन हमको चाहिए उतने H2O मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं। और टू बैलेंस हाइड्रोजन क्या करेंगे, हाउ मेनी हाइड्रोजन हियर, उतने H+ लगा दीजिए। 7 × 2 = 14, यहाँ क्या हो जाएगा 14H+। ये तो बात हो गई कि कौन सी रिएक्शन, इसको कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, इसको लिख लीजिएगा अलग से, दैट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गई है। अच्छा, अभी क्या क्या कर सकता है तो देखिएगा, अगर Cr2O7 2- को Fe2+ के साथ में ट्रीट कर दिया जाए तो ये बन जाता है Cr3+ और ये Fe3+। समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या है सर? वेरी सिंपल, देखिएगा ये +6 है, यहाँ क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, यहाँ सबको तो पता ही है। तो ऑक्सीजन की क्या हो रहा है सर, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। यस, और इसको क्या कहते हैं सर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसीलिए कहलाएगा, आपको याद होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लेपर्ड, लेपर्ड आपको देखिए क्या करेगा, गुर्राएगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था पिछले क्लास में, GER। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। तो ये तो बात हो गई इस तरह के रिएक्शंस की। इसको मैं यहाँ मिटा देता हूँ, आगे चलते हैं। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड को, इसका मतलब ये क्या क्या कर सकता है देखिएगा। तो यहाँ पर आप एक ध्यान रखेंगे कि Fe2+ को ये क्या बना देगा, बोलिए Fe3+ बना देता है। I- को क्या कर देता है, I2 बना देता है ना। Cl- को क्या बना देगा, Cl2 बना देता है। H2S यहाँ पर इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा, -2 होगा और इसका +1 होगा। तो यहाँ पर H2S अगर है तो इसको क्या बनाता है, सल्फर बना देता है, ध्यान रखेंगे। अगर SO3 2- है तो उसको क्या बना देता है,
SO4 2 माइनस बना देता है, S2O3 2 माइनस को क्या बना देता है, SO4 2 माइनस बना देता है, 2 को SO4 2 माइनस बना देता है। ऐसा आप देखेंगे कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से हायर में ले जाता है। जैसे इसका -1 है तो 0 हो जा रहा है। यहाँ पर इन जनरल ऐसे थोड़ा याद करना रखना पड़ेगा आपको, इसको +2 से +3 में जाता है, ऐसा कॉन्सेप्ट है इसका, है ना। आप इसमें याद रखेंगे SN2+ को कहाँ ले जाता है, SN4+ में ले जाता है। NO2 का पावर माइनस, इसको कहते हैं नाइट्राइट कहते हैं। नाइट्राइट को क्या बन जाता है, नाइट्रेट बना देता है। इसका फार्मूला लिखने की कोशिश करते हैं। NO3- इसको क्या कहते हैं, नाइट्रेट कहते हैं। ऐसे भी और कुछ इसके ऑर्गेनिक एग्जाम्पल भी हैं। अगर आप यहाँ पर लिखते हैं CH3CH2OH, ये एल्कोहल है। एल्कोहल को अगर हम इस रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट करते हैं तो क्या बना देता है, किसी भी एल्कोहल को आप चाहें तो यहाँ पर R ले लीजिए, है ना, RCHO, किसी भी R का मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा दीजिए। किसी एल्कोहल को क्या कर देता है, किसी एल्कोहल को ये एल्डिहाइड बना देता है। ये क्या है यार, ये एल्डिहाइड बना देता है। और एक बात है, अगर आप किसी एल्डिहाइड को इससे ट्रीट करते हैं तो क्या कर देगा, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। या आप ऐसा कहें कि बहुत स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एल्डिहाइड तक रोकेगा नहीं, सीधे उसको एल्डिहाइड और एल्डिहाइड तक आप रोक नहीं पाएंगे और क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो देखिए, दीज आर सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट टेल अबाउट द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ किसके, K2Cr2O7। अब एक बात है, इसमें कुछ क्वेश्चन मैं देता हूँ, पहले इसको आप लिख लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें से एग्जाम में, आपको बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है, और ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप बनाएंगे, जैसे मैंने एक यहाँ बनाया है। अब मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ, जैसे आपको दिया है क्वेश्चन, क्या क्लास 11th में आपको ऐसे क्वेश्चन दे देता था और आपको इसको आयोनिक इक्वेशन को हाफ रिएक्शन मेथड से या इसको आयोनिक मेथड से बैलेंस करना होता था, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना होता था। लेकिन इस साल क्लास 12th में आपको क्या पढ़ेंगे कि आपको ऐसा दे देगा रिएक्टेंट K2Cr2O7 या Cr2O7 2 माइनस, और यहाँ दे दिया है I माइनस। चलिए कंप्लीट करिए क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी करिए। Cr2O7 2 माइनस और यहाँ दे दिया है H2S, एसिडिक मीडियम है ना। यहाँ पर सारे क्वेश्चन दिए रहेंगे, एसिडिक मीडियम, या आपको यहाँ लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, क्योंकि डाइक्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में ही क्रोमेट में कन्वर्ट होता है, ध्यान रखेंगे। अगर आप बेसिक कर देंगे तो ये क्या बन जाता है, क्रोमेट आयन बन जाता है, CrO4 2 माइनस बन जाता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखिएगा ये लिखा हुआ है, इसका मतलब आप बताइए मुझे क्या होगा। अगर Cr2O7 2 माइनस को अगर मैं किसी से भी ट्रीट करता हूँ यार, इसको, है ना, और क्या लिखूँ बताओ यार जल्दी से, S2O3 2 माइनस, बोलिए, आसान है सब। एसिडिक मीडियम के इक्वेशंस बनाने हैं आपको। Cr2O7 2 माइनस है और आपको टीचर ने यहाँ पर दे दिया है, क्या दे दिया है, सर ने दे दिया है SN2+ दे दिया है। तो आप इसके इक्वेशन को बना लेंगे जैसे आपने वहाँ बनाया है ना। क्या बनेगा बोलिए फटाफट, कुछ भी दे सकता है आपको। Cr2O7 2 माइनस, Cl माइनस है तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है। Cr2O7 2 माइनस एसिडिक मीडियम में क्या बन जाता है, Cr3+, ध्यान रखना है, और I माइनस क्या हो जाता है, I2 बन जाता है। यहाँ पर क्या होता है, अगर इसको इससे ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, Cr एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम यहाँ से तो यहीं से मिल जाएगा, एसिड H2 एसिडिक इन नेचर, तो क्या बनेगा Cr3+। सब के सब में क्या बनने वाला है, Cr3+ बनने वाला है, कंफर्म हो गया। अच्छा ये क्या बनेगा, अरे H2S क्या बन जाता है, हमको पता है, सल्फर बन जाता है। क्यों सर, यहाँ -2 ऑक्सीजन स्टेट, यहाँ पर 0। यस, यहाँ क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, H2O3 क्या बन जाएगा, SO4 2 माइनस, SN2+ क्या बनेगा सर, SN4+ बनेगा। इसका सोचिए क्या बनेगा, जल्दी बताइए। यस, ये बनेगा Cl2, I2, Cl2 बन जाएगा Br2, Br माइनस आयोडाइड है, इसको क्या कहते हैं सर, आयोडाइड। इसको क्या कहते हैं सर, आयोडीन। देखिएगा जितने भी निगेटिव अगर मोनोवैलेंट है और निगेटिव आयन है तो उसका नाम हमेशा आईडी से लिखा जाता है सफिक्स में, आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, है ना, ऑल दीज। तो आप देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, इसीलिए नॉर्मल नाम लिखा जाएगा क्लोरीन, और इसका नाम क्या होगा,
क्लोराइड। चलिए, ये तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर था। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में, इतना लिखा हुआ आएगा, आपको ये लिखना भी है और इसको बैलेंस भी करना है। बैलेंस करने का मेथड आप 11th में पढ़े थे, उसको रिकैप्चुलेट करने की कोशिश करिएगा, और नहीं तो एक और वीडियो बनाएंगे जिस पर वो किस पर बेस होगा, हाउ टू बैलेंस द आयोनिक इक्वेशन। ये तो बात होगा इट्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर और उससे रिलेटेड टॉपिक्स, दैट इज देयर प्रॉपर्टीज। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अनदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज द पोटेशियम परमैंगनेट, दैट इज कॉल्ड KMnO4, इट्स प्रॉपर्टी एंड इट्स करिए और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।